नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रिपोर्ट कार्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अरविंद चौधरी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अपन बात करें थे जनरल साइंस का टॉपिक की बायोलॉजी के अंतर्गत साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, कोशिका के बारे में बात कर रहे थे। तो आज अपन बात करने वाले हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो अपन ने पहले पढ़ा कि कोशिका क्या होती है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, उसको ही कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो आज बात करते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को एसियम केंद्र की कोशिका के नाम से जाना जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका को सेसियम केंद्र की कोशिका के नाम से जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक शब्द दोनों शब्द है। इन शब्दों का गठन या फिर जो प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट शब्द है उनका निर्माण डोगर्टी नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? डोगर्टी नामक वैज्ञानिक ने किया। तो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, क्या विशेषता होती है, किस प्रकार से इनकी संरचना पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बात करेंगे अपन जीवाणु कोशिका की। जीवाणु कोशिका संरचना है, जीवाणु है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। तो जीवाणु कोशिका को देखते हैं, संरचना किस प्रकार की पाई जाती है। तो जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका के बाहरी ओर जो आवरण पाया जाता है उस आवरण को कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है और यह आवरण म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है जीवाणु कोशिका में। या फिर बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है कोशिका भित्ति होती है वह म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकॉन या फिर एमिनो अम्लों की बनी होती है। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति अमीनो अम्लों से निर्मित होती है। अलग अलग जीवों के अंदर इनकी संरचना कोशिका भित्ति का संगठन अलग अलग पाया जाता है। जैसे कि जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। कोशिका भित्ति के ठीक नीचे एक स्तरीय रूप के द्वारा या एक पतले आवरण के द्वारा समस्त उस कोशिका के जीव द्रव्य को गहरा रखा जाता है। उस आवरण को कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। और जो कोशिका झिल्ली बनी होती है वह लिपिड्स व प्रोटीन की बनी होती है, अर्थात इस कोशिका झिल्ली के अंदर लिपिड्स व प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य होता है इस आंतरिक संरचना को घेरे रखना, इस आंतरिक संरचना को घेरे रखना। फिर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर मध्य के अंदर या फिर कोशिका द्रव्य के अंदर जो मुख्य अंग होता है केंद्रक के, उसका अभाव पाया जाता है। यानी कि केंद्रक सुविकसित नहीं होता या फिर केंद्रक के बाहर और केंद्रक झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता, जिसके कारण केंद्र को अल्प विकसित माना जाता है। कुछ कोशिकाओं के अंदर इसका पूर्णतः अभाव पाया जाता है। लेकिन बात करें कि केंद्र के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, मुख्य डीएनए पाया जाता है, वह कहां पाया जाता है? वह आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए जो मुख्य डीएनए होता है जिसको जीनोफोर के नाम से जाना जाता है। और यह जीनोफोर कोशिका द्रव्य के अंदर ही समाकलित रहता है, जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। कोशिका द्रव्य के अंदर यह किसी भी स्थान पर पाया जा सकता है। मुख्य डीएनए या फिर जीनोफोर आनुवंशिक पदार्थ होता है। उस आनुवंशिक पदार्थ के अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु कोशिका की बात कर रहे हैं, जीवाणु कोशिका के अंदर एक अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए संरचना पाई जाती है। इस अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए संरचना को प्लाज्मिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड, जो वर्ताकार रूपी डीएनए संरचना होती है और जीनोफोर के अतिरिक्त पाई जाती है। इस प्लाज्मिड का वाहक के रूप में अंदर बाह्य रूप से आसानी से उपयोग किया जा सकता है और नए आसानी से पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जा सकता है। फिर बात करते हैं कि जीवाणु संरचना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 17 प्रकार का होता है और यह 30 से व 50 ऐसे उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। 30 एस उप इकाई छोटी होती है और 50 एस उप इकाई बड़ी होती है। यही मुख्य अंतर होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का यूकैरियोटिक कोशिका से। फिर बात की जाती है कि कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से एक अंगुलीनुमा उभार का
संरचना का निर्माण होता है। इस संरचना को मीजोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीजोसोम, जिसका निर्माण कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से होता है और यह मीजोसोम श्वसन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? श्वसन का। श्वसन का कार्य करने के कारण इस मीजोसोम संरचना को यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला श्वसन अंग माइटोकॉन्ड्रिया उसके समान माना जाता है। अर्थात मीजोसोम में माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती होता है। क्लियर है यहां तक? जीवाणु कोशिका के अलावा या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर गमन के लिए कुछ विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जैसे पक्षमार्ग पाए जाते हैं, कशाभिका पाई जाती है, कूटपाद पाए जाते हैं। तो जीवाणु कोशिका के अंदर जो कशाभिका पाई जाती है, गमन अंग है, यह गमन अंग एक विशेष प्रकार की प्रोटीन फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। अगर कशाभिका पाई जाए तो कशाभिका का निर्माण जिलेटिन से होता है। इसी कारण कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो गमन अंग होते हैं, पक्षमार्ग में कशाभ किसके बने होते हैं? फ्लैजेलिन व जिलेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर? एक बार वापस से फिर से बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की मुख्य संरचना किस प्रकार से होती है। अपने बात की कोशिका भित्ति एमिनो अम्लों से निर्मित होती है। जीवाणु कोशिका के अंदर म्यूकोपेप्टाइड से या फिर पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती है। अपन बात करें जीवाणु कोशिका, इन कोशिकाओं के अंदर जो संचित भोजन होता है या संग्रहित भोजन होता है वह ग्लाइकोजन कणों के रूप में पाया जाता है। केंद्रक अल्प विकसित होता है या फिर अनुपस्थित भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र के बाहर केंद्रक झिल्ली का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। केंद्रक में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक अल्प विकसित होने के कारण यह जिनोफोर या आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में समाकलित रहता है, जो कोशिका द्रव्य के अंदर किसी भी स्थान पर पाया जा सकता है। क्लियर है? राइबोसोम मुख्य अंग है या कोशिका अंगक है। जो राइबोसोम की मात्रा है, कोशिका अंग है, इस पर इसके विशेष प्रकार की कोई संरचना आवरण नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसको झिल्ली रहित कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है। और ये राइबोसोम 17 प्रकार का होता है, 30S व 50S उपिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका झिल्ली लिपिड्स प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से मीजोसोम का निर्माण होता है, यानी कि अंगुलीनुमा संरचना का निर्माण कर लिया जाता है। इसे मीजोसोम कहते हैं और यह मीजोसोम श्वसन संबंधित क्रियाओं को संपन्न करता है, जिसके कारण इस संरचना को यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका अंगक माइटोकॉन्ड्रिया के समान या फिर समवर्ती माना जाता है। मुख्य डीएनए या फिर जिनोफोर के अलावा एक वर्ताकार रूपी संरचना में जो डीएनए पाया जाता है, उस वर्ताकार रूपी डीएनए संरचना को प्लाज्मिड कहा जाता है। जो प्लाज्मिड होता है, इस प्लाज्मिड का बाह्य रूप से उपयोग करते हुए वाहक के रूप में उपयोग कर इसमें कोई अन्य डीएनए को समाकलित करवाकर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जा सकता है। तो ये हमारे पास यूकेरियोटिक कोशिका के कुछ विशेष प्रकार के लक्षण हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण होते हैं किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के पश्चात यूकेरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। तो दोस्तों कंटिन्यू या फिर जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका की। यूकेरियोटिक कोशिका यानी कि सहसीम केंद्र की कोशिका। कौन सी कोशिका? सहसीम केंद्र की कोशिका। इसका अर्थ होता है इन कोशिकाओं के अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। सुविकसित केंद्रक पाया जाता है और केंद्र के बाहरी ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जिसकी वजह से इन कोशिकाओं को सहसीम केंद्र की कोशिका कहा जाता है और केंद्रक में ही आनुवंशिक पदार्थ समाकलित रहता है। यूकेरियोटिक कोशिका या फिर सहसीम केंद्र की कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है जंतु कोशिका और एक होती है पादप कोशिका। दोनों कोशिकाओं के डायग्राम आप लोगों के सामने, और इन डायग्राम की सहायता से अपन पढ़ते हैं कि दोनों कोशिकाओं में मुख्य क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। जंतु कोशिका पादप कोशिका से कैसे भिन्न होती है और पादप कोशिका जंतु कोशिका से कैसे भिन्न होती है। तो बात करते हैं दोस्तों
जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका की संरचना इस प्रकार से पाई जाती है। इस जंतु कोशिका के मुख्य लक्षण है कि जंतु कोशिका के बाहरी ओर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वह अनुपस्थित होती है, यानी कि कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है जो लिपिड्स व प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद ही बात करते हैं कि जो केंद्रक पाया जाता है जंतु कोशिका में, वह केंद्रक जंतु कोशिका के मध्य या फिर केंद्र भाग में समाकलित होता है या फिर केंद्रक भाग में उपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में थोड़ा सा उल्टा होता है, यानी कि केंद्रक में या फिर मध्य भाग में कभी भी नहीं पाया जाता। केंद्रक मध्य भाग में, केंद्र के अंदर केंद्रिका उपस्थित होती है और कुछ आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए की मात्रा, आरएनए की मात्रा वह प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा क्रोमेटिन जाल का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, क्रोमेटिन जाल का निर्माण होता है। किस प्रकार से निर्माण होता है आगे बात करेंगे जब केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? मुख्य भाग केंद्रक है जो मध्य में पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसके साथ साथ ही केंद्र के ठीक नीचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःपर्दवी जालिका पाई जाती है और यह अंतःपर्दवी जालिका इस समस्त कोशिका द्रव्य के अंदर एक जाल के रूप में फैली रहती है, जिसके कारण इसको अंतःपर्दवी जालिका कोशिका द्रव्य यानी कि अंदर फैलने वाली या फिर जाल के रूप में पाई जाने वाली संरचना होती है। इसके ठीक नीचे गोल्जी काय पाया जाता है। बात करें जंतु कोशिका के अंदर एक विशेष लक्षण है, केंद्र के साथ ईआर या फिर अंतःपर्दवी जालिका वह गोल्जी काय दोनों कोशिका अंगक है। यह दोनों कोशिका अंगक हमेशा पास में जुड़े हुए रहते हैं और संरचना इस प्रकार से दिखाई देती है, केंद्रक ईआर व गोल्जी काय की। फिर बात करते हैं राइबोसोम की। जंतु कोशिका में जो राइबोसोम होता है वह 80 प्रकार का होता है। कितने इस प्रकार का? 80 प्रकार का, जो दो उप इकाइयों 60S व 40S दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम था वह 30S वह 50S उप इकाइयों का मिलकर बना था और 70S प्रकार का था। इसका उल्टा यानी कि दूसरा 80S प्रकार का राइबोसोम यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। फिर बात करते हैं कोशिका झिल्ली के पास में कुछ गोलाकार संरचना पाई जाती है। इन गोलाकार संरचनाओं को लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है, लाइसोसोम कहा जाता है और केंद्रक में केंद्रिका पाई जाती है। फिर मुख्य कोशिका अंगक है तारक काय पाया जाता है जंतु कोशिका में और इसी तारक काय के द्वारा ही कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल को सिकुड़ने या फिर गुणसूत्र के अंदर बंधित करने का कार्य किया जाता है, यानी कि कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों को बांधने का कार्य तारक काय के द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं जंतु कोशिका के अंदर जो संचित भोजन होता है, संग्रहित भोजन होता है, वह किस रूप में पाया जाता है? संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक में पाया जाता है। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली लिपिड्स व प्रोटीन का बना होता है। इस कोशिका की झिल्ली के बाहरी ओर कोशिका भित्ति का पूर्णतः अभाव पाया जाता है या फिर अनुपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली के द्वारा समस्त जीव द्रव्य को घेरे रखा जाता है और इस जीव द्रव्य के मध्य भाग में या कोशिका के केंद्रक भाग में केंद्रक पाया जाता है। केंद्र भाग में केंद्रक पाया जाता है। केंद्र के ईआर में गोल्जी काय से जुड़ा हुआ रहता है और मध्य केंद्र पाया जाता है और कोशिका के अंदर श्वसन क्रिया को समसन करने के लिए या फिर संपन्न करने के लिए मुख्य कोशिका अंगक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसके समवर्ती मेसोसोम उपस्थित होता है। संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। लाइसोसोम कोशिका अंगक होता है। राइबोसोम 80S प्रकार का जो 60S व 40S उप इकाइयों से मिलकर बना होता है।
अब बात करते हैं पादप कोशिका में कि पादप कोशिका किस प्रकार से पाई जाती है। पादप कोशिका के सबसे जो बाहरी स्तर होता है उस बाहरी स्तर को या बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है। यह कोशिका भित्ति पादपों के अंदर सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। और कोशिका भित्ति के ठीक नीचे कोशिका झिल्ली का आवरण पाया जाता है। सेम है लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली लिपिड्स व प्रोटीन का बना होता है, फिर बनी होती है। फिर बात करें कि पादप कोशिका के अंदर जंतु कोशिका से अलग क्या संरचना पाई जाती है। संचित भोजन स्टार्च के रूप में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। राइबोसोम 80 प्रकार का, राइबोसोम इसमें भी 80 प्रकार का होता है। उपिकाई 60S व 40S से मिलकर बना होता है। केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक हमेशा परिधि की ओर होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्र भाग में होता है। पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर पाया जाता है। केंद्र के साथ ईआर जुड़ी हुई रहती है और ईआर पर राइबोसोम बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। पादप कोशिका के अंदर गोल्जी काय, पादप कोशिका में गोल्जी काय का अभाव होता है या फिर अनुपस्थित होता है। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है उनमें गोल्जी काय अल्प विकसित होता है या फिर पाया जाता है। जिन पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय उपस्थित होता है उस गोल्जी काय को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। श्वसन, प्रकाश श्वसन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंगक पाया जाता है। इसके साथ साथ ही पादप में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसके द्वारा पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और स्वयं पोषी कोशिका के रूप में जाने जाते हैं या फिर स्वयं पोषी के रूप में जाने जाते हैं। और वह मुख्य संरचना होती है हरित लवक के। हरित लवक के द्वारा ही पादप कोशिका प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न करते हुए भोजन का निर्माण करती है। क्योंकि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। और पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के लिए तारक काय का अभाव पाया जाता है, यानी कि तारक काय अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वह पट्ट विधिका के द्वारा होता है, जबकि जंतु कोशिका में खांच विधि के द्वारा कोशिका विभाजन को संपन्न किया जाता है। फिर पादप कोशिका के संरचना के अंदर एक सबसे बड़ी संरचना होती है जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। इस सबसे बड़ी संरचना को रिक्तिका के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रिक्तिका के नाम से जाना जाता है। और इस रिक्तिका की जो झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली, इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और कोशिका के सेल से या फिर जनरल वेस के अनुसार जो टोनोप्लास्ट झिल्ली होती है वह सबसे पतली झिल्ली होती है, सबसे पतली झिल्ली होती है। जितनी भी कोशिकाएं हो उन समस्त कोशिकाओं में से टोनोप्लास्ट एक रिक्तिका की झिल्ली होती है और यह सबसे पतली होती है। और टोनोप्लास्ट या फिर रिक्तिका के अंदर कोशिका रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका रस पाया जाता है। क्लियर? ये पादप कोशिका के बारे में आपने बात की। फिर बात करते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य क्या अंतर होते हैं। मुख्य अंतर की बात करते हैं। सबसे पहला अंतर देखना, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित प्रेजेंट, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित। अंतर हो गया। सेकंड, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यथार्थ जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। दूसरा अंतर बात करें कि जंतु कोशिका के अंदर तारक काय पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में तारक काय अनुपस्थित होता है या फिर तारक काय का अभाव पाया जाता है। जंतु कोशिका के अंदर गोल्जी काय पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में डिक्टियोसोम पाया जाता है। जंतु कोशिका में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में, पादप कोशिका में संचित भोजन स्टार्च या मंड के रूप में।
किसके रूप में पाया जाता है रे? स्टार्च के रूप में पाया जाता है। पादप कोशिका में रिक्तिका उपस्थित जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है या फिर अनुपस्थित होती है, या तो बिल्कुल छोटी होगी या फिर पूर्णतया अनुपस्थित होती है। अगला अंतर, पादप कोशिका में कोशिका अंगक हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। पादप कोशिका स्वयं पोषी होती है, जंतु कोशिका विषम पोषी होती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण क्रिया पाई जाती है। किसकी वजह से? हरित लवक की वजह से। पादप कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वह पट विधिका के द्वारा होता है, इस प्रकार से विभाजन होता है। क्लियर? जबकि जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन खांच विधि के द्वारा होता है, इसे कहते हैं खांच। ये मुख्य अंतर होते हैं। तो दोस्तों अपने बात की कोशिका कितने प्रकार की होती है और कोशिका के अंदर क्या संरचना होती है, क्या क्या अंतर पाया जाता है। तो आज की क्लास के अंदर अपन इतनी ही बात करते हैं, बाकी बात करते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में बात करेंगे कि कोशिका के किस किस स्तर का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।